23 जून। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 23 जून क्या इतिहास के पन्नों में अब दर्ज होने वाली है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की इस समय बैठक बुलाई है। एकजुटता बैठक वो करने जा रहे हैं। 23 जून को पटना में सीएम आवास एक अड़े मार्ग स्थित नेक समाज कक्ष में वहां बैठक होगी। विपक्षी दलों की बैठक के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अब कमर कस ली है। इसी बीच नीतीश ने अपना चेन्नई का दौरा भी रद्द कर दिया। पटना के महामंथन में कौन कौन से दल शामिल होने वाले, उनके राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें हैं जिन पर विपक्ष के दल मंथन करने वाले हैं, और वहीं बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर क्या तंज कसा है, इस पर भी आज के दिन चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट, फिर कराएंगे मेहमानों से रूबरू। तारीख 23 जून 2023, जगह पटना। विपक्षी दलों की महाबैठक। बीते कई महीनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की कोशिशों में जुटे हैं, 23 जून को पटना में उसकी पहली परीक्षा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न्योते पर 23 जून को पटना में गैर बीजेपी 17 राजनीतिक दलों का मंथन होने वाला है, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होगा कि किस तरीके से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका जाए और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। अभी बात हो रही है विपक्षी एकता की, और विपक्ष एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। बीजेपी ने 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक को भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन तक बता दिया। ये सारे लोग जो 23 तारीख को जमा हो भी रहे हैं, उनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है कि ये सभी लोग अपने अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। इसीलिए ये कोई पीडीए नहीं है, ये है बीबीए, भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस। और इस भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन और अलायंस के भ्रष्टाचारी मुखिया कौन होंगे, केवल यही तय करना है 23 तारीख को। कांग्रेस ने 23 जून को होने वाली विपक्ष की पहली बैठक को 2024 के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला बताया है। इसमें आगे की पृष्ठभूमि तैयार होगी, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, वो सारी बातें उसमें खुलकर होगी, और मिनिमम प्रोग्राम वगैरह भी बनाया जाएगा, और वो सारी चीज़ें होगी। लेकिन एक ही मीटिंग में सारी चीज़ तो हो नहीं सकती है, तो धीरे धीरे वो तमाम चीज़ों को लाया जाएगा। और हमें लगता है कि एक पुख्ता, जिसको कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट भी तैयार होगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा से सांसद संजय राउत ने विपक्षी दलों की बैठक को 2024 की तैयारियों की शुरुआत बताया। 23 जून को पटना में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक नीतीश कुमार जी ने बुलाई। 2024 की तैयारी हम कैसे कर सकते, एकजुट कैसे हो सकते। कुछ बैठक में राहुल गांधी जी के साथ हम सब लोग रहेंगे, उद्धव ठाकरे साहब भी जा रहे हैं, शरद पवार साहब जा रहे हैं मेरे साथ। सभी देश के प्रमुख नेता वहाँ बैठक में जाएंगे और 2024 के रणनीति हम करेंगे। कौन कौन दल बैठक में होंगे शामिल? नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली विपक्ष की बैठक में कांग्रेस की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के ही पूर्व सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती समेत लेफ्ट के कई नेता
जैसे सीताराम येचुरी और डी राजा भी इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्य और उन राज्यों में लोकसभा की सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, राजस्थान में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, दिल्ली में 7 और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। इस तरह 11 राज्यों में लोकसभा सीट की 232 सीटें हैं। यदि विपक्षी दलों में सहमति बन जाती है तो केंद्र की मोदी सरकार को 2024 में इन 11 राज्यों से बड़ी चुनौती मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वैसे 30 जुलाई सन 2022 को पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा था कि धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होने लगी हैं, जो भी बची हैं वो भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने इस बात को बहुत गौर किया और 10 दिनों के बाद ही रणनीतियां बनाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया और आज के दिन सीएम नीतीश कुमार उस मोड़ पर आ खड़े हैं कि सभी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये बैठक कितनी कारगर साबित होगी। परमिल कुमार अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जेपी लोहिया भी जुड़ेंगे, लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा के, सर्वेश्वर पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जो इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन 23 जून की बैठक में फिलहाल विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग या फिर एग्रीमेंट को लेकर भी अभी चर्चाएं नहीं हुई हैं, सहमति अभी नहीं बनाई गई है। लेकिन अभी क्या इस पर सहमति बनेगी और आखिर इस बैठक में क्या कोई समाधान निकलेगा? सबसे पहले भास्कर जी आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव तो शामिल हो रहे हैं सर, 12 तारीख को बैठक होने वाली थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से बैठक ये नहीं हो पाई। इस बार भी कांग्रेस बीच में रोड़ा बन रही है, लग रहा है क्या कि सब कुछ संभव हो पाएगा इतनी आसानी से? देखिए, अभी आपने जैसा कि बयान को सुना था, 23 तारीख को ये बैठक तय हो गई है और सभी विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात स्पष्ट तौर पे कही है, जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। आदरणीय नीतीश जी वो प्रयास को कर रहे हैं, आदरणीय ममता जी ने वो प्रयास करा, चंद्रशेखर राव साहब उस प्रयास को कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की जिम्मेदारी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो भी जहां मजबूत है, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां पर कांग्रेस को उनकी मदद करनी चाहिए और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से है वहां क्षेत्रीय दलों को उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो लग रहा है अखिलेश यादव के कहने से कांग्रेस के लोग मान जाएंगे क्या सर? देखिए, आज विषय ये नहीं है, विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसको केवल एक ही सूत्र से हराया जा सकता है, जो जहां बड़े भाई की भूमिका में है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी, कलकत्ता बंगाल में आदरणीय ममता जी, नीतीश जी, चंद्रशेखर राव साहब, बहुत सारी फेरियस में उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और अभी हालिया जो चुनाव हुए हैं उन्होंने इस बात पे मोहर लगाने का काम करा, चाहे अपने हिमाचल के चुनाव को आपने देखा, आपने चुनाव कर्नाटक के चुनाव को देखा, तो एक जो भारतीय जनता पार्टी नारा लेके आई थी कि विपक्ष मुक्त भारत, लेकिन जाकी जैसी भावना आप देखिए क्या होने लग गया है। बिहार में हो गया, खैर नीतीश कुमार ने कर दिया वो काम जब जेपी नड्डा ने बयान दिया था। पाठक जी क्या लग रहा है, अगर देखा जाए मौजूदा समय में क्या विपक्षी दलों को एक साथ बुलाना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान होगा क्या? क्योंकि देखिए अगुवा नीतीश कुमार है, सब कुछ उन्हीं को झेलना है, रूठना भी है, मनाना भी है और कई सारी परेशानियों को झेलना भी, वो झेल भी रहे हैं। तमिलनाडु का दौरा देखिए आज के दिन उन्हें अपना रद्द करना पड़ा, लास्ट में तेजस्वी यादव को इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत बेहतर है तमिलनाडु के सीएम से। पाठक जी। सागर भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, बाराती सेम है लेकिन दुल्हा चेंज हो गया है। 2019 में कमोबेश यही स्थिति थी और जो दुल्हा थे वो थे चंद्रबाबू नायडू। आज कौन है दुल्हा? नीतीश कुमार, जो कभी भी अपनी जिंदगी में जितना भी राजनीतिक कैरियर रहा है उनका, बिहार में अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए। 40 लोकसभा के सीट बिहार में आते हैं, कभी भी 30-35 जीत नहीं पाए। और वो लोग
बीजेपी को हराने के लिए और सेंटर में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। दूसरी बात कि इसमें देखिए सचमुच बीजेपी ने जो कहा है कि सभी भ्रष्टाचारी दलों का समागम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे यही कमोबेश स्थिति चंद्रबाबू नायडू 22 मई 23 मई तक भी कर रहे थे 2019 में। वही ममता बनर्जी जी थी, वही अखिलेश यादव जी थे, वही अरविंद केजरीवाल थे, वही आपको तमिलनाडु में डीएमके था। इन सभी को मिला के चंद्रबाबू नायडू यही काम कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला हमारे सामने निकला। अभी हमारे नहीं, आप दुल्हा क्यों बना रहे हैं सर? देखिए पाठक जी, आपने पूरी स्टडी की है, क्योंकि शरद पवार की बात करें, ललन जी की बात करें, ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा पीएम कौन बनेगा। अभी तय नहीं है कि दूल्हे राजा यही रहेंगे, लेकिन भूमिका तो वही निभा रहे हैं ना। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय चंद्रबाबू नायडू जी का आप देखते कि रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, उससे एक दिन पहले तक उछल कूद मचा रहे थे। अभी वही चीज नीतीश बाबू कर रहे हैं। तो भाई दुल्हा बदल गया है, लेकिन अगुवा के तौर पे है इस समय आगे सबसे। जी हाँ, दूसरी बात, अभी हमारे प्रोफेसर साहब समाजवादी पार्टी से बोले कि अखिलेश यादव जी यूपी में बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। 2019 में भी यही दिया गया था कि बीजेपी यहां से 30 से 35 सीटों पे सिमट जाएगी, और नतीजा हम सबके सामने था कि बीजेपी 65 सीटें लेके आई थी। जिनके साथ बुआ के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, बुआ ज्यादा सीट लेके गई, और अखिलेश यादव जी ने बुआ को तो देश का अगला प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया था आधिकारिक तौर पे। बबुआ को नुकसान हो गया था। जी हाँ, बबुआ को इतना नुकसान झेलना पड़ा। परिमल जी का परिचय करवा दो, आएंगे पाठक जी, अभी चर्चा लंबी है। बबुआ की परिमल कुमार जी महासचिव जेडीयू के जुड़ गए हैं। परिमल जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद। परिमल जी क्या लग रहा है, 12 तारीख वाली बैठक तो देखिए रद्द करनी पड़ी, 23 तारीख वाली बैठक से आप लोगों को उम्मीदें हैं? कांग्रेस बीच में रोड़ा अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता भी ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी बैठक में शामिल ना हो। कई सारी शर्तें हैं, कई सारे लोग हैं अभी जिनको मनाना पड़ेगा। इतना आसान आपको लग रहा है क्या कि रास्ता होगा? परिमल जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो राजनीतिक विश्लेषक है ना, उनको राजनीतिक समझ में नहीं है, और वो बाइस होकर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, हम पे टीका टिप्पणी मत करिए। जो बैठक होने वाली है, तो समानता नहीं है। परिमल जी माइक को थोड़ा दूर करिएगा। ठीक है पाठक जी सुन लेते हैं, सवाल पे आइए। परिमल जी देखिए, माइक को थोड़ा दूर करिएगा, आपकी आवाज फिलहाल देखिए गूंज रही है। माइक को थोड़ा दूर करके बोलिए। हाँ बताइए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने कहा कि 23 जून को क्या होगा, तो मैं बता दूं कि जैसे देखिए, हमारी जो लड़ाई है या हमारी जो चिंता है, यह नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर, हमारी चिंता संविधान बचाने की है। हमारी चिंता जो संविधान के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जिस तरह भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रॉय करने पर लगी हुई है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, ये ऐसे मूल्य है। नहीं, लेकिन परिमल जी बीजेपी को आप क्यों सर यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप लोग एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, गलती तो आप लोग की भी है ना सर। इसलिए तो एक्चुअली बीजेपी ने जो झूठ बोलकर गलत बातों के आधार पर जो सत्ता में आई और प्रत्येक मोर्चे पर विफल हुई, चाहे वो आर्थिक नीति हो या वैदेशिक नीति हो, किसानों का हित हो, महिलाओं के संदर्भ में जो इनकी नीतियां हैं, जो महिला उत्पीड़न की नीतियां इन्होंने चलाया। आपको बता दें कि बीजेपी छात्र और युवा विरोधी है। बीजेपी इसलिए युवाओं को शिक्षा और रोजगार उपलब्ध नहीं कराना चाहती कि यदि युवा शिक्षित होंगे तो उसमें धर्मांधता की कमी आएगी और वो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा है, लेट मी कंप्लीट राइट, आपने देखा है कि बीजेपी ने खुलेआम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे सीबीआई है ना, सीबीआई को इन्होंने जानबूझकर डायरेक्टली पीएमओ के अंतर्गत ले आया, और इसका प्रयोग ये अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए करते हैं। ये शर्मनाक बात है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये ईडी का जो प्रयोग है, इन्होंने जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन करके एक टर्म उसमें ऐड कर दिया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसपे क्राइम को। ठीक है परिमल जी, लौट कर आऊंगा। फिलहाल हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। अभी आपकी ऑडियो पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही है। भास्कर जी मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे सर, आऊंगा पाठक जी आपके पास। आज के दिन अखिलेश यादव ने एक विवादित पोस्टर ट्वीट किया है, शायद आप अनजान नहीं होंगे उससे, आप जान रहे होंगे।
जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां मरी हरिभक्त कहाई, कोई देवता चित्त न धराई। उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी मुक्त भारत, बेरोजगारी, दंगाई, महंगाई और साथ में अपनी और नीतीश कुमार की तस्वीर वो दिखा रहे हैं। इतनी उम्मीदें क्यों सर? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया उससे भी बढ़ के एक बात उन्होंने कही है जो पूरे आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि एनडीए का जो मुकाबला है वो पीडीए करेगा। केवल पीडीए एक ऐसा रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत कर सकता है। और पीडीए में उन्होंने कहा है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत कर सकता है। नहीं, ये सब एजेंडा तो सर आप लोग हर चुनाव में लेकर चलते हैं, कुछ अलग तो रणनीतियां बना रहे होंगे ना सर, जब सारे दल एक साथ आप लोग के साथ मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ कि जो हमारी जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही है, आपको पता होगा हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो जाति जनगणना की मांग को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस यात्रा का प्रारंभ लखीमपुर खीरी से कर दिया है। इसके अलावा हम लोग अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग भी चला रहे हैं कि कैसे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं हराना है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन है उसको हराना है, भारतीय जनता पार्टी का जो धनबल है उसको हराना है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के जो साइलेंट पार्टनर हैं जो हैदराबाद से आते हैं, दिल्ली में से आते हैं और चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनकी मदद करके चले जाते हैं, तो उनको हम लोग देखिए पाठक जी, भास्कर जी की उम्मीदें इसलिए जिंदा हो गई हैं क्योंकि विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन तो रहा है। जो सीटें हारे थे सन 2017 के चुनाव में 22 में आपने देखा, उसमें वापसी भी बहुत बेहतर दिखाई दी थी। लेकिन क्या लग रहा है पाठक जी, जो विपक्षी एकता की यहाँ पर लगातार बात हो रही है, कई सारे सीएम अभी ऐसे जो दरकिनार कर रहे हैं अभी भी बैठक को, उन सभी लोगों को 23 तारीख तक लाना, देखिए वक्त बहुत कम बचा है। देखिए विपक्षी एकता उसी समय तार-तार हो गई जिस दिन देश का सर्वोच्च जो मंदिर है संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें भी देखने को मिल गई। ये खुद जेडीयू के जो नेता है हरवंश जी, उनको देखिए किस तरीके से उस दिन थे। तो जेडीयू तो अपनी परिवार नहीं संभाल पा रही है और ये शिक्षा की बात करती है जेडीयू। आपको सागर जी बता दूं, परिमल जी को शर्म नहीं आती है, बिहार के जो युवा हैं उनको उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं करवा पा रहे हैं और ये नेशनल टेलीविजन पे आके बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे हैं। अरे पहले जो उचित शिक्षा होती है, जो एक आहर्ता होती है, स्टूडेंट को वो तो दो, तब तो वो रोजगार के लिए तैयार बनेगा। 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं दे पा रहे हैं और चले हैं सरकार चलाने। अरे कितने साल हो गए नीतीश जी को बिहार में शासन करते हुए, ये तो बताइए आप। उनको अपमानित करने का काम किया, ये महिलाओं के सिंबॉलिक, महिलाओं के पर तो अत्याचार बिहार में आप कर रहे हो। परिमल जी आइए, परिमल जी आइए, सवालों पर आते हैं। परिमल जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? पाठक जी कुमार के पास है कि नहीं है? पाठक जी, राज्य के मुख्यमंत्री पाठक जी सुनिए। परिमल जी एक चीज ये बताइए, परिमल जी सुनिए मेरी बात सर। ममता बनर्जी की बात करूं, ममता बनर्जी की अगर बात करूं, सुनिए परिमल जी, सवाल सुन लीजिए सर, सुनिए, काउंटर करिएगा सर, अभी हमारे सवाल खत्म हो जाए। परिमल जी, नीतीश कुमार देखिए मना नहीं पा रहे ममता बनर्जी को। परिमल जी, लालू प्रसाद यादव को आगे किया गया सर, कांग्रेस को भी मना नहीं पा रहे नीतीश कुमार, तो उसमें लालू प्रसाद यादव बॉन्डिंग मनाने में लगे हैं। तमिलनाडु के सीएम नहीं माने, नीतीश कुमार ने अपना दौरा रद्द कर दिया, तेजस्वी यादव को भेज दिया गया। को देखें, ये मैनिपुलेशन बीजेपी का हो सकता है, ये दबाव मीडिया कर्मी पर दबाव बनाकर के ऐसे इस तरह के परसेप्शन डेवलप करवा सकते हैं। लेकिन अब 23 को आप देखें क्या स्थिति बनेगी। सर क्या ये दबाव से ही हो रहा है क्या सर? सर ये दबाव से ही आपकी बैठक रद्द हो रही है क्या? कभी नहीं रद्द। आप 23 को देखें ना, नहीं 23 जून को आप देखिए, और इससे बीजेपी घबरा गई है। और आप देखिए जस्ट एक दिन के बाद 24 जून को नड्डा आ रहे हैं। देखिए लॉजिक जवाब अगर नहीं है तो सर यहाँ पर कुछ और आप नहीं बोल सकते सर। अमित शाह आ रहे हैं। मैंने आपसे केवल 3 ही राज्यों का जिक्र किया सर, 3 ही पार्टियों के बारे में पूछा। आप कांग्रेस का बता दीजिए, टीएमसी का बता दीजिए, स्टालिन जी का बता दीजिए कि आखिर देखिए बन नहीं रही है बात यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी ने पटना के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बात कही थी
कि भविष्य में सभी क्षेत्रीय दल कैसे समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत विविधता का राष्ट्र है, यूनिटी डाइवर्सिटी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कंट्री, और इस कारण भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। जहां तक क्षेत्रीय दल का प्रश्न है, तो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय लोगों के आकांक्षा और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बीजेपी क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को समाप्त करके क्षेत्रीय लोगों के अपेक्षा आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास करती है, और यह भी सीमेंटिंग मटेरियल का काम करेगा। आपको मैं बता दूं, सभी क्षेत्रीय दल यदि प्रभावी रूप से चुनाव लड़े तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली है। और इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर हैं, आप देखें जो मौलिक जो राष्ट्र जो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर्टिकल 38 पे यह कहा गया कि इंडिया सर्वे वेलफेयर स्टेट। अरे आप ये बताइए परिमल जी, नीतीश बाबू कितना सीट लेके बिहार से आ रहे हैं? अपने दम पे सरकार नहीं बना पाठक जी आ रहे हैं सर, ब्रेक से आ रहे हैं। ब्रेक के पार आपसे जेपी लोहिया की भी मुलाकात होगी, बीजेपी के नेता हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अगर एक साथ मिले तो फिर बन जाएंगे खुर्शीद मुबी, वरना इन भला बिखरे हुए तारों से कहां काम बनने वाला। विपक्ष यही तो बात कह रहा है, क्योंकि लगातार 2 बैठकों का दौर इस समय जारी है, उसी को लेकर इस समय चर्चा हम कर रहे हैं। तो चलिए जेपी लोहिया नेता बीजेपी के इस समय स्टूडियो में आ चुके हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। स्वागत है लोहिया जी चर्चा में शामिल होने के लिए। लोहिया जी कैसे कैसे बयान आप लोग दे रहे हैं सर? मीनाक्षी लेखी बताइए, केंद्रीय मंत्री होते हुए ये कह रही हैं कि सारे गिदड़ अगर एक भी हो गए तो शेर से भला मुकाबला कहां करने वाले। क्या सर शोभा देता है क्या इस तरह का बयान? देखिए, मैंने वो बयान सुना नहीं है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला सारे विपक्ष इकट्ठा होकर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने और सपा ने गठबंधन किया था, उसका हासिल देख लीजिए। उससे पहले भी सभी पार्टियों ने गठबंधन किया, उसका हासिल देख लीजिए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि केवल और केवल पार्टियों के गठबंधन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव को जिताएगी भारत की 140 करोड़ की देवतुल्य जनता। अरे सर, गठबंधन पर तो आपको भरोसा होगा सर। जिसका आशीर्वाद केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। सर कई राज्यों में आपने गठबंधन से अपनी सरकार बना ली, आप गठबंधन पर भरोसा नहीं कर रहे। सागर जी, मैं सिर्फ ये बोलूंगा, राज्य की बात अलग है, यहाँ बात राष्ट्र की है, और राष्ट्र हित के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई भी सामना कर नहीं सकता, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। काम और विकास के ऊपर जो भरोसा भारत की जनता का मोदी जी के ऊपर है, वो किसी और अन्य नेता के ऊपर नहीं है। झूठ बोलने वाली पार्टी है ये, जुमलेबाजी करके सत्ता पर पुनः काबिज करना चाहती है। मैं बतला दूं कि इन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम चलाए थे, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, सभी कार्यक्रम फ्लॉप है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, अभी तक अपने कार्यकाल में इन्होंने मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो इनकी स्थिति ये है अभी जो इंटरनेशनल। लेकिन परिमल जी, बीजेपी की खामियां सर आपको 9 जुलाई के बाद से ही दिख रही हैं, उसके पहले आपको नहीं दिखाई देता था। नहीं, उसके बाद नहीं, देखिए मैं आपको मैंने बिहार में कितने युवाओं को रोजगार दिया है। पाठक जी एक सुन लेते हैं, परिमल जी जवाब। 3 साल में कितने युवाओं को ग्रेजुएशन की डिग्री दी है। के लिए दृढ़ संकल्पित है। और मैं आपको बता दूं, बिहार महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में ही नहीं विश्व का एक प्रतिमान स्थापित किया है। इन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। आपने हाल में आपने देखा होगा कि पहलवान बेटियों को किस तरह इन्होंने इधर उधर की बातें ना करें, जो सार्थक बातें हैं, तथ्यात्मक बातें पेश करें। मैं आपको बता दूं, बिहार में कितने युवाओं को नौकरी दी है। सर ये रोजगार को लेकर हमारी चर्चा नहीं है सर। मैं इनको उदाहरण, आइए विपक्षी एकता पर आ जाए सर, डिबेट को मोड़ लेते हैं उधर ही सर। इन्होंने जिस तरह महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया, नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण। सर चर्चा सार्थक निकले, इस पर आते हैं। 3 साल में चर्चा सार्थक हो जाए, इस पर आते हैं। पाठक डिग्री दे रहे हैं यार, ये मुद्दे पर बोल ही नहीं सकते। आइए परिमल जी, चर्चा सार्थक हो जाए, इस पर आते हैं सर। नहीं, एकदम सार्थक बात मैं बोल रहा हूँ। दिस आर द पॉइंट। हम लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं है, उनके नीति और विचारधारा के विरोधी हैं। जिस तरह ये संविधान को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं, फेडरल फीचर को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं,
जो मौलिक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन जनता की है ना, उसको वही वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर जो विरोधी विपक्षी दल है, जो संविधान में आस्था रखने वाले दल है, जो इनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उनको केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से अपमानित और प्रताड़ित करने का काम ये करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी आप नहीं है। जब विरोध में नहीं रहेंगे तो कैसे सबको एकजुट होकर लड़ेंगे सर? परिमल जी, पॉर्डन, क्या बतलाया आपने? मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं का, उनके कामों का विरोध नहीं करेंगे तो जनता के बीच आप कैसे जाएंगे? आप लोग ये रणनीतियां बना रहे हैं 2024 के लिए ना। वो नहीं ना, आप देखिए ना, मैं उदाहरण देता हूँ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सुपर फ्लॉप। एनजीटी ने कहा कि इतने अधिक पैसे खर्च हुए नमामि गंगा के जल के शुद्धिकरण के लिए, लेकिन बैक्टीरिया की मात्रा में सतत वृद्धि और ऑक्सीजन के लेवल में कमी आई। आपने देखा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कई आधुनिक शवदाह बनाने की बात की गई थी, लगभग 151। आपने पैंडेमिक पीरियड में देखा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में प्रत्येक। चलिए ठीक है, आते हैं। देखिए, सपा के भी प्रवक्ता है यहाँ पर, बीजेपी के भी लोग हैं। पूर्ण फ्लॉप, कहीं नहीं महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम बीजेपी ने किया। और ठीक है, भास्कर जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। देखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। भास्कर जी बोलिए। परिमल जी आऊंगा। देखिए, आपके साथ में भास्कर जी तो बोल रहे हैं, ये तो हाथ मिला चुके हैं आप लोगों से। सागर जी, भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन पा रहा था, लोहिया जी को। वो गठबंधन पर बहुत बड़ा उपदेश यहाँ पर देने का काम कर रहे थे। आज गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के साथियों का क्या अनुभव है, मैं बिहार से शुरू करता हूँ। बिहार में मुकेश साहनी की पार्टी को खाने का काम करते हैं, उसके 4 में से 3 विधायक तोड़ लेते हैं। अकाली दल, शिवसेना, लंबी फेरियत है। आज जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी से भागे, जो इनके गठबंधन के साथी है, वो भाग चुके हैं। और आदरणीय मोदी जी का जो अभी का जो अनुभव 4 दिन पहले की घटना लग रहा है भूल गए। जीतन राम मांझी भी अलग हो गए सर। जीतन राम मांझी गए, बिल्कुल जो सत्य है वो तो सत्य है, ठीक है, वो गए हैं। क्या उनका भारतीय जनता पार्टी से बात हुआ है, वो तो वो विषय। महादलित क्यों नाराज हो गया, ये भी तो बताइए। जीतन राम मांझी की जी पार्टी है, महादलित में आते हैं, पाठक क्यों नाराज हो गया? पाठक जी, विषय हट जाएगा, विषय पर रहने दीजिए। तो और अभी जो चुनाव का परिणाम आया था कर्नाटक का, वो चुनाव कोई क्षेत्रीय, कोई लोकल लीडर के कंधों पर नहीं लड़ा गया था। आदरणीय मोदी जी के कंधों पर कर्नाटक का चुनाव का बोझ था। क्या परिणाम रहा? जो मेरे साथी कह रहे थे कि मोदी जी की इमेज का, वहां पर भी आ जाइए आप, वहां पर ना नड्डा जी चुनाव में थे, ना वहां लोकल लीडरशिप थी। और आप देखिए हिमाचल का परिणाम क्या हुआ। और जो लोगों को ये वहम हो गया है कि राजनीति स्थायी होती है, तो मैं आपको उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी 28 साल से पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करता हूं, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं। और कांग्रेस के लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। क्या असर हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के नहीं, वैश्विक नेता, क्या असर हुआ? ये देश तय करता है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए इस अहंकार की राजनीति को, अखिलेश जी भी मोदी जैसे नेता बने तो देश पर आप लोग का भी राज होगा ना सर। देखिए, हमारी जिम्मेदारी तो, हमारे नेता ने कहा हम इतना बड़ा सपना नहीं देखते हैं। हमारी जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय आप लोग बेहतर प्रदर्शन करें 2024 में, उम्मीद है। लेकिन लोहिया जी, देखिए, एक सवाल ये है सर, क्या बीजेपी को डर भी लग रहा है? क्या आप लोग घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अगर विपक्ष की दल अगर एक साथ अगर सामने आ रहे हैं, बैठक वो लोग कर रहे हैं, मीनाक्षी लेखी का इस तरह का बयान, आप लोग इस विपक्ष की एकता को आप लोग भ्रष्टाचार से आप लोग जोड़ दे रहे हैं। बीजेपी के लोग, ये कहा जा रहा है कि सभी दलों को इधर उधर बरगलाने में लगे, उनको भटकाने में लगे। इन सब से क्या मिलेगा सर? अगर नहीं डर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। सागर जी, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई बरगलाने का काम नहीं कर रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सारे के सारे विपक्ष अगर एक नदी पर खड़े होकर भी ये कसम खाएं तो भी देश की जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, कि विपक्ष इकट्ठा हो कहाँ रहा है? केजरीवाल अपनी डपली बजा रहे हैं, ममता जी अपनी डपली बजा रहे हैं, अखिलेश जी का बयान आप सुन ही रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ चल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि विपक्ष इकट्ठा हो कहाँ रहा है, और विपक्ष की जो ताकत है वो देश के सामने दिखनी तो चाहिए। वो सिर्फ कहने के लिए
कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष इकट्ठा हो या ना हो कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर साहब ने अभी एक बात रखी, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को भी सर अभी सितारे बुलंदी पर है सर, आप लोग हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता और शायद यहाँ पर प्रधानमंत्री मिलकर सितारे बुलंदी पर है। देश भर में यही उम्मीद है आप लोगों को, लेकिन राज्य दर राज्य आप लोग सिमटते भी जा रहे हैं। इस पर भी मंथन आप लोग करिए। परिमल जी आ रहा हूँ, पाठक जी के पास आता हूँ। पाठक जी, अगर विपक्ष के दल अगर इस तरह से एकजुट हो रहे हैं, देखिए पूरी तरह से जवाब मिल नहीं पाए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मैं जानूंगा आपसे, तो क्या यहां पर बीजेपी का कटाक्ष करना, उसमें लोगों से तालमेल में कमियां करना जो आप लगातार देख रहे हैं, ये जायज है? कि अगर वाकई में बीजेपी को लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, कोई यहां दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चुपचाप देखिए, शो अपना देखते हैं, फिर परिणाम सामने आएगा। नहीं, देखिए राजनीति में आप एक दूसरे पे छींटाकशी कटाक्ष कर सकते हैं और ये होना भी चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी किसी से डरी नहीं है, वो तो इस चीज को देख रही है। देखिए अभी हमने 2019 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2019 में चुनाव होने से पहले 2018 में स्थिति क्या थी? बीजेपी बड़े राज्यों का मैं काउंट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश हारती है, राजस्थान हारती है, छत्तीसगढ़ हारती है। कर्नाटक में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। तेलंगाना में बीजेपी आती नहीं है। उसके बावजूद जब लोकसभा का चुनाव होता है, राजस्थान 25 में से 25, कर्नाटक 28 सीट में से 25 सीटें बीजेपी को, मध्य प्रदेश 29 में से 27 या 28, छत्तीसगढ़ वहां पे 11 सीट में से 9 बीजेपी को। उसी तरीके से नहीं, ये उम्मीद आपको इस बार भी क्यों लग रही है सर? आप ये देख रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मैंने आपसे जवाब पूछा, कई राज्य इस समय छूट गए हैं बीजेपी से, कई राज्यों में वो प्रदर्शन नहीं रहा। हिमाचल आप देखिए, कर्नाटक आप देखिए, राजस्थान में आप देखिए, गहलोत जी मजबूती में चल रहे हैं। आपने राजस्थान पर पूरा डिबेट किया साथ में, स्थिति वही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आप देखिए। सागर, स्थिति वही है। अभी 3 राज्यों जो बड़े राज्य हैं, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, तेलंगाना भी है, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं स्थिति तो वही है। एक हिमाचल को छोड़ के, पंजाब उस समय भी बीजेपी के पास नहीं था, 2019 में कांग्रेस के पास था। मुझे स्थिति इसमें यही इसलिए लग रही है क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है और देश की हर जनता, साउथ इंडिया में भी, इवन तमिलनाडु में भी लोग पीएम मोदी को बहुत चाहते हैं और इस बार देखिएगा वहां पे बीजेपी जरूर कमल खिलाएगी। तो इसीलिए जो लोकसभा का चुनाव है वो डिफरेंट है राज्य के चुनाव से, और आपको मान के चलना पड़ेगा कि बीजेपी पुनः दोबारा 2024 में आके ही रहेगी, क्योंकि मोदी जी के समक्ष खड़ा होने वाला कोई लीडर ही नहीं है। ये आप देखिए, कांग्रेस अगर कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करता है, लेकिन जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो भी तो कांग्रेस को हटा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी जीत जाती है बड़े आसानी से? चेहरे की बात नहीं है, काम बोलता है। चेहरा तो है ही, काम भी बोलता है। नेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है वो तो बोलता ही बोलता है। अभी 24 का चुनाव दूर है सर, तय हो जाएगा, जनता चुन लेगी। लेकिन परमिल जी बताइए, जिन दिलों को नीतीश कुमार जोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि दिक्कत परेशानी यहां पर आएगी? बहुत चुनौती भरा ये कार्य है, आप भी जान रहे हैं, हम भी ये जान रहे हैं, क्योंकि वैचारिक मतभेद, इसके अलावा कई सारी दिक्कतें जिसका सामना हर दिन नीतीश कुमार अभी भी कर रहे हैं, आज के दिन भी किया उन्होंने। देखिए पाठक जी नहीं, जवाब पे आ जाते हैं, पाठक जी को सुन लिए सर सभी लोग। नहीं, मैं पहले उनको स्पष्ट कर दूं, प्रश्नों का जवाब दूं कि इन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली। निश्चित रूप से बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने जो भारत की भोली भाली जनता से कुछ छलने का काम किया है ना, जिस तरह उन्होंने जुम्मेबाजी के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया और इनको अप्रत्याशित सफलता भी मिली, लेकिन भारत की जनता इनके 5 वर्ष के कार्यकालों को देख चुकी, प्रत्येक मोर्चे पर ये विफल हुए। तो ऐसी स्थिति को समाप्त हो चुकी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बीजेपी ने बिहार में सी वोट के माध्यम से इंटरनल सर्वे करवाया। इस इंटरनल सर्वे का जो रिजल्ट था उसमें यह कंक्लूजन हुआ कि 40 सीटों में 37 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और किसी तरह 3 सीटों पर ही बीजेपी है ना लोकसभा में जीत पाएगी। तो ये स्थिति अन्य राज्यों में भी आप सर्वे करवा सकते हैं।
तो जो बीजेपी ने कार्य किया, निश्चित रूप से 2019 में भोली वाली जनता ने उन पर विश्वास किया, लेकिन इन्होंने धोखेबाजी का काम किया। नहीं, धोखेबाजी का काम तो आप किए हैं। बिहार की जनता नीतीश बाबू को पलटू राम से ज्यादा कुछ नहीं समझती है। आपको ये बात समझना चाहिए। मायावती जी आ रही है क्या बैठक में? कैरियर समाप्त होने वाला है। बिहार की जनता बाबू को ढूंढ रही है, ज्यादा नहीं समझती है। नेपाल सीमा के पर जो सड़क का निर्माण किया गया, उससे बड़े पैमाने पर धांधली की गई, वित्तीय अनियमितता की गई। मुगालते में रहेंगे। सुरक्षा से भी बिहार की जनता नीतीश कुमार ने पलटी मार के आप लोग को ही फायदा दिया है। लोहिया जी, पाठक जी, बीजेपी वालों को भी पलटी मार के उन्होंने फायदा दिया है सर। तो इस पलटी मार से तो कुछ भी होना चाहिए। अगर मैं बिहार से आता हूँ और वहाँ की जनता ना बिहार से मतलब है, ना बिहार से मतलब है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में मौलिक अंतर क्या है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का उद्देश्य है जन कल्याण करना, समेकित विकास करना। इसीलिए 1700 करोड़ का पुल पानी में चला जाता है। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के राज्य में सत्ता से विकास करना और लोगों को ठगना और छलना। नहीं, लेकिन देखिए परमेल राज्य में 1700 करोड़ बेशक परमेल जाता है। सन 2020 में सर, सुनिए सर, 3 महीने तक मैंने बिहार में रहकर कवरेज किया चुनाव को लेकर। सबसे ज्यादा नुकसान आप ही लोगों को हुआ था। भूल गए परमिल जी शायद आप? सन 2020 में सबसे ज्यादा नुकसान आप ही लोग को हुआ था। लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार पर 140 लाख करोड़ से अधिक कर है। आइए सर, अब भ्रष्टाचार करप्शन पे आ गया। विपक्ष की एकता पर हम बात कर रहे हैं। कहाँ गई इनकी नीतियाँ? ये अरे परिमल जी, 1700 करोड़ का पुल पानी में बह गया। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री है, क्या उन्हें ये पता लगाने? आइए भास्कर जी भी हैं चर्चा में, भास्कर जी के पास आते हैं। पाठक जी आइए, ये बता दो। पाठक जी आइए सर। पाठक जी आपके पड़ोसी के पास भी आ जाते हैं। भास्कर जी यहीं पे। भास्कर जी, मायावती जी की खबर पक्की नहीं है क्या? क्योंकि आप भी देखिए उस विपक्षी दल का हिस्सा है, एकता का हिस्सा है। मायावती जी पे पक्की मोहर नहीं लग पा रही है। देखिए, ये तो उनकी एक अलग दल है, तो उनको तय करना है। लेकिन अभी हमारे जो साथियों का जो विश्लेषण निकल के आ रहा था, उसमें मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो इनको थोड़ा सा इतिहास का जो विषय है उससे भूल रहे हैं। ये देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये हमेशा देश तय करता है, और इसमें संख्या बल भी कोई बड़ा मायने नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे कर। चंद्रशेखर साहब अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, लेकिन जब देश ने तय कर दिया तब प्रधानमंत्री बन गए। देवी गौड़ा साहब, गुजराल साहब, बहुत लंबी फेरी, आदरणीय चरण सिंह जी, बहुत लंबी फेरी है। आज जो जिम्मेदारी है, जो राज्यों में जो दल भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, उनकी उन्हीं राज्यों में जिम्मेदारी बनती है। और जहां पर कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है, वहां पर क्षेत्रीय दल मदद करने का काम करे। यही बात मायावती का आपके साथ होना जरूरी है ना सर, यूपी के अंदर। भुवन जी, ये भी बता दीजिए, क्या कांग्रेस के साथ आप उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे क्या मिलकर के? मैं बहुत विपक्षी एकता दो लड़के आए, विपक्षी एकता मैं क्या इस बार भी कांग्रेस सपा के साथ मिलकर लड़ेगी क्या? आप इसके हाँ या ना में इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं हमारे साथी ने पूछा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि जो दल जहां पर बड़े भाई की भूमिका में है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। ये बात विधानसभा के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, पंचायत के चुनाव ने क्लियर कर दिया। चलिए, वक्त कम है, छोटा छोटा कमेंट अब लूंगा सर। आ रहे हैं लोहिया जी के पास। लोहिया जी, इंतजार करें 23 तारीख का। मान लीजिए अगर कुछ बड़ा कर लिया विपक्षी दलों ने और सभी दल एक साथ आ गए, थोड़ी परेशानी होगी, चिंता बढ़ेगी कि आप लोग ऐसे ही न्यूट्रल रहेंगे? एकदम कोई चिंता नहीं है। भारत की जनता पर और मोदी जी के काम पर भारत की जनता को पूरा भरोसा है। और मोदी जी की फिर जो काबिलियत है, जो वैश्विक काबिलियत है, मैं आपको निश्चित तौर पे, आज की आप मेरी बात को याद रखना, निश्चित तौर पर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत से, और मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर इस बार आएंगी। चलिए ठीक है। पाठक जी, नुकसान हुआ कि नहीं बीजेपी को? क्योंकि देखिए सारे दल जिस तरह से भास्कर जी जिक्र कर रहे थे, 18 दल अगर आते हैं तो सभी अपने अपने राज्यों में काम बनाएंगे, और हो सकता है कि थोड़ा सा वहां पर दिक्कत खड़ी हो जाए बीजेपी के लिए, नहीं लग रहा है? मैं शुरू से यही चीज कह रहा हूं, 2019 में भी यही स्थिति थी।
यूपी के 2 लड़के भी आए, यूपी में बुआ और भतीजा भी आया। सर लेकिन उस समय क्या 2 हुआ? लड़के थे, अब 18 दल हैं पाठक जी। 18 दल तो चंद्रबाबू नायडू भी तो उसी समय इन सारे दलों को, यही ममता बनर्जी थे, यही ममता बनर्जी, यही मायावती जी। चलिए ठीक है, देखिए अब आप लोग कह लिए, लेकिन परिमल जी को होने दीजिए। चलिए देखिए परिमल जी को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हाँ। दूसरी बात बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि इनके जितने 303 एमपी हैं उन्हें आप घर में बैठ ठीक है परिमल जी, वक्त कम है। परिमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, पाठक जी आपका शुक्रिया, लोहिया जी आपका शुक्रिया, भास्कर जी आपका शुक्रिया। तो सभी दिलों को एक साथ लाने का काम नीतीश कुमार करने में लगे, लेकिन 23 तारीख की बैठक के बाद ये तय होगा कि आखिर विपक्ष कितना एकजुट हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी है।